दबंग चुड़ैल नदी किनारे घूमते हुए जंगल की तरफ आ रही थी कि तभी कुछ लोग जंगल में आकर दबंग चुड़ैल को आवाज लगा रहे थे। लगता है भाइयों दबंग चुड़ैल जंगल में नहीं है, वरना इतनी आवाज देने पर वो जरूर सुन लेती। अब हम लोग क्या करें? हम तो रोज की इन घटनाओं से परेशान हो चुके हैं। सोचा था दबंग चुड़ैल होगी तो उससे मदद मांग लेंगे। तभी दबंग चुड़ैल गाना गुनगुनाते हुए आ रही थी। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। अरे देखो भाइयों, दबंग चुड़ैल तो वहां से आ रही है। वो तीनों भागकर दबंग चुड़ैल के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग तो परेशान दिखाई दे रहे हो। गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दबंग चुड़ैल, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जंगल के जानवर आए दिन गांव में घुस जाते हैं और जानवरों और बच्चों का शिकार करते हैं। सब कुछ करके देख लिया है, सारे इंतजाम करके देख लिए कि वो जंगल से गांव में ना घुस पाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। दबंग चुड़ैल तुरंत गायब होकर उनको लेकर भी गांव में पहुंच जाती है। अभी गांव में दोपहर का समय था और सब कुछ शांत था। वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दबंग चुड़ैल एक घर की छत पर बैठकर चारों तरफ निगरानी करने लगती है। कभी सोचा नहीं था कि मुझे शिकारी भी बनना पड़ेगा। तभी दबंग चुड़ैल अपने जादू से राइफल ले आती है। तभी झाड़ियों में सनसनाहट की आवाज से दबंग चुड़ैल का ध्यान वहां जाता है तो वो देखती है कि एक लकड़बग्घा दबे पांव गांव में आ रहा है और पीछे से उसके साथ दो भेड़ियां भी हैं। वो सब दबे पांव गांव के घरों के पास आकर रुक जाते हैं। तभी एक भेड़िया आंगन में बंधी हुई गाय के बच्चे पर हमला करता है, लेकिन हमला करने से पहले ही दबंग चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। हमारे रास्ते से हट जाओ दबंग चुड़ैल। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गांव में कैसे घुसने की हिम्मत की? तुम लोगों का एरिया सिर्फ जंगल तक है। जंगल में छोटे जानवर खत्म होने लगे हैं, बहुत ढूंढने पर भी एक आध मिलता है, उससे पूरे परिवार का पेट नहीं भरता, इसलिए हम लोगों ने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया है। चले जाओ यहाँ से, वरना इसका परिणाम बुरा हो सकता है। अरे इसकी बात मत सुनो, भूख तो हमें लगी है। वो दबंग चुड़ैल को नजरअंदाज कर फिर से गाय के बच्चे पर हमला करने लगते हैं कि दबंग चुड़ैल उन्हें गर्दन से पकड़ लेती है। देखो, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। गांव के सीधे साधे लोगों पर रोज यूं हमला कर और उन्हें डराकर तुम लोग शिकार तो कर लोगे, लेकिन कब तक? एक दिन ये लोग भी सब मारे जाएंगे, फिर क्या करोगे? तब की तब देखेंगे, अभी तुम हमारे सामने से हट जाओ। ये कहकर भेड़िया गर्दन छुड़ाने लगता है और उसके दांत दबंग चुड़ैल के हाथ में लग जाते हैं। ये देख दबंग चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वो उनको गर्दन से पकड़े पकड़े ही जंगल में ले आती है। आज तुम्हारी वजह से हमारा शिकार हाथ से निकल गया। मैं पहली और आखिरी बार तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, जंगल में रहो, गांव की तरफ मुंह भी मत कर देना, वरना अंजाम बुरा होगा। भेड़िया और लकड़बग्घा वहां से चले जाते हैं। ऊपर से देखने में समस्या उतनी बड़ी नहीं लग रही, लेकिन अगर गहराई में जाकर देखो तो समस्या बहुत बड़ी है। लोगों ने जंगल तो काटने शुरू कर दिए, जानवरों के घर तक छिन रहे हैं। जब इन लोगों को जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ये लोग तो अपने ही गांव की तरफ देखेंगे। इस समस्या का कोई हल तो निकालना ही होगा। उधर भेड़िया और लकड़बग्घा दबंग चुड़ैल के रोकने से बहुत गुस्से में थे। तभी उन्हें बंदर दिखाई देता है। क्या हुआ भैया, तुम लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताएं, जंगल में शिकार नहीं है। गांव की तरफ गए तो दबंग चुड़ैल ने हमें धमकी दी है कि गांव पर हमला नहीं करना है। अच्छा, ऐसी बात है? वो चुड़ैल कौन होती है हमें खाने पीने से रोकने के लिए? तुम कहो तो मैं अभी अपने पूरे परिवार के साथ गांव पर हमला कर देता हूँ। ये सुनकर लकड़बग्घा और भेड़िया खुश हो जाते हैं। फिर वो जंगल के और जानवरों से मिलते हैं और सबको अपने साथ कर लेते हैं। अगले दिन सुबह देखने वाला नजारा था। गांव में सुबह सुबह ही सभी जानवर एक साथ धावा बोल देते हैं। लोग बाग अपने घरों के दरवाजों की कुंडियां लगाकर अंदर बैठ जाते हैं और मन ही मन दबंग चुड़ैल को याद करने लगते हैं। अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गांव में कुछ हुआ है? ये तो वही वाली घबराहट है जब मैंने लोगों को कहा था कि तुम लोग बुरे वक्त में मुझे मन ही मन याद करना। लगता है फिर से गांव में जंगली जानवरों ने हमला कर दिया है। दबंग चुड़ैल इंस्पेक्टर वाले रूप में गांव में पहुंच जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग,
हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। आइला, इतना समझाने के बाद भी इन लोगों ने मिलकर गांव पर हमला बोल दिया। तभी दबंग चुड़ैल दो मोटे मोटे बंदरों को पकड़ लेती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दो दबंग चुड़ैल, हम तुम्हारे मामले में कुछ नहीं बोलते और तुम्हें भी हमारे मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने गांव वालों से वादा किया हुआ है कि मैं कभी भी उन लोगों पर आंच नहीं आने दूंगी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम लोगों को एक तगड़ा सबक सिखाऊं। तभी वहां पर तेंदुआ आ जाता है। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ दबंग चुड़ैल। जिन लोगों की मदद करने के लिए तुम यहाँ आई हो, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हें पता है, आए दिन वो जंगल से लकड़ियां काट रहे हैं, जिस वजह से जानवर परेशान हैं और उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। हमारे जंगल का एक चक्र होता है, उस चक्र को इंसानों ने तोड़ने की कोशिश की है। अब हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। तुम लोग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। वो लोग अलग अलग दिशा से गांव पर आक्रमण कर रहे थे। कोई किसी के घर के दरवाजे पर पंजे मार रहा था तो कोई छत पर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। इतने सारे जानवरों को एक साथ पकड़ना दबंग चुड़ैल को थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक जादुई शीशा निकाल लेती है और सारे गांव में उसे घुमाकर सारे जानवरों को शीशे में कैद कर लेती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया दबंग चुड़ैल, तुम हमेशा गांव वालों की हिमायत करती हो। तुम लोग भी गलती कर रहे हो। गांव वाले गलती कर चुके हैं। इस तरह अगर हर कोई गलती करता रहेगा तो सही कैसे होगा? जब तक तुम लोग इसी तरह करते रहोगे, शीशे में कैद रहोगे। एक शांति वार्ता कर लेते हैं। उधर गांव में शांति होते ही लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले और बाहर निकल आए। वहां पर दबंग चुड़ैल को एक बड़े से शीशे के साथ देखा और उस शीशे में सारे जंगल के जानवर कैद थे। ये देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और गांव का मुखिया दबंग चुड़ैल से कहता है, वश दबंग चुड़ैल, तुमने तो क्या समझदारी दिखाई है। इन सब जानवरों को यहाँ कैद करके, मेरी बात मानो तो इन सबको किसी ऐसी जगह पर छोड़कर आ जाओ कि लोगों को सबक मिले कि गांव पर हमला कैसे करते हैं। मुखिया, माना कि मैंने गांव वालों की मदद की और इन सब जानवरों को यहाँ पर कैद कर दिया, लेकिन जितनी गलती इन जानवरों की है उससे ज्यादा गलती गांव वालों की है। अरे, हमने क्या किया भला? तुम लोग अपने गांव तक सीमित नहीं रहते। जब देखो आए दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लग जाते हो। तुम किसी के घर पर जाकर हमला करोगे, कैसा लगेगा? अब पता चला इन जानवरों ने भी वही किया है। सारे जानवर हैरान थे कि दबंग चुड़ैल उनकी तरफ से बोल रही है। लेकिन ऐसा तो सदियों से चला आ रहा है। इंसान शिकार करने और अपनी जरूरतों का सामान जंगल से ही इकट्ठा करता है। तो फिर मैं तो तुम लोगों की गलत मदद कर रही हूँ। मैं इन जानवरों को वापस छोड़ देती हूँ। देखा दबंग चुड़ैल, हम कहते थे ना कि इन लोगों ने हमारे घरों को खराब किया है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। आज से मैं एक रूल बना रही हूँ। कोई भी गांव के लोग जंगल में लकड़ियां काटने के लिए नहीं आएंगे और ना ही वहां के जानवरों को परेशान करेंगे। और इसी तरह जंगल के जानवर भी अब कभी गांव पर हमला नहीं करेंगे। तो क्या हम भूखे मर जाएं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम लोगों को इसी शर्त पर छोड़ूंगी कि तुम मेरी बात मानोगे। अब हो मंजूर तो बोलो, वरना सारी जिंदगी इसी शीशे में कैद रहो। दबंग चुड़ैल के ऐसा बोलते ही सारे जानवर आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तब तेंदुआ सबका प्रतिनिधि बनकर दबंग चुड़ैल से बात करता है। ठीक है दबंग चुड़ैल, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर पहले तुम अपने इन गांव वालों से भी कहो। मैं भी वादा करता हूँ दबंग चुड़ैल, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। दबंग चुड़ैल गांव वालों से कहती है कि तुम लोग जंगल को नुकसान करने के लिए नहीं आओगे, और जानवरों से वादा करती है कि वो जंगल को काफी हद तक पहले जैसा बनाने की कोशिश करेगी। हमें तुम्हारी बात मंजूर है। तब दबंग चुड़ैल शीशे को लेकर जंगल में जाती है और उनमें से सारे जानवरों को बाहर निकाल देती है। सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सारे बंदर पेड़ों पर कूदने लगते हैं। जंगली जानवर भी वहां से जाने लगते हैं। अब अपना वादा पूरा करो दबंग चुड़ैल, जंगल को बनाओ पहले जैसा। दबंग चुड़ैल अपने जादू से जंगल को काफी हद तक पेड़ों से भरा हुआ और घना बना देती है। ये देखकर जानवर खुश हो जाते हैं और दबंग चुड़ैल से वादा करते हैं कि वो कभी गांव पर हमला नहीं करेंगे। कुछ समय बाद जंगल घना, हरा भरा और जानवरों से भरपूर हो जाता है। जंगल का चक्र पहले की तरह वापस चल पड़ता है।
और ये देख, दबंग चुड़ैल खुश हो जाती है। गुरुदत्त के यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। आसपास के सभी इलाकों में उसी के नारियल का पानी बिका करता था। उसके यहाँ का नारियल पानी लोगों को पसंद आता था क्योंकि उसके यहाँ के नारियल बहुत ताजे हुआ करते थे। एक बार वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव जाता है। वो देखता है वहाँ पर कोई भी नारियल पानी बेचने वाला नहीं आता और न ही वहाँ कोई दुकान है। वो अपने दोस्त बाबूलाल के गांव में दुकान खोलने की बोलता है। अरे भैया, आजकल तो नारियल पानी का इतना चलन है कि पूछो ही मत। लोग वाग अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आजकल नारियल पानी पीते हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए तो नारियल पानी अमृत के समान है। फिर मैं भी देख रहा हूं कि इस गांव में एक भी नारियल पानी की दुकान नहीं है। हाँ, कहें तो तुम सही रहे हो। मुझे लगता है इस गांव के लोगों को नारियल पानी के महत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो चलो फिर ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों मिलकर यहाँ पर नारियल पानी की दुकान खोल लेते हैं। दोनों दोस्त रजामंदी से इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ही गांव में नारियल पानी की दुकान खुल जाती है। एक दुकान के अंदर बहुत सारे ताजे नारियल देखकर और कुछ लोगों को वहां पर नारियल पानी पीता हुआ देखकर, अरे भैया, ये नारियल पानी पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा। क्या सचमुच में अच्छा होता है? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? क्या आपको नहीं पता नारियल पानी के बारे में? हैं? अरे इसमें औषधीय गुण होते हैं। 100 बीमारियों की एक दवा है नारियल पानी। कहाँ आप लोग रोजाना शरबत घोल घोल के पीते हो? वो तो खाली चीनी होता है, पर नारियल पानी सेहत देने वाला होता है। अरे एक बार पीकर तो देखो, बार बार पीने के लिए आओगी। हाँ, गुरुदत्त की इतनी तारीफ करने पर वो औरत उस नारियल पानी को पी लेती है और जैसे ही वो नारियल पानी पीती है, ठंडा ठंडा ताजा नारियल पानी गले को तरोताजा करता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। दिल, दिमाग, पेट सब तरोताजा हो गया है। अब तो मैं हमेशा नारियल पानी पीऊंगी। देखते ही देखते गुरुदत्त और उसके दोस्त की दुकान चल पड़ती है। गुरुदत्त रोज सुबह अपने पेड़ों से नारियल तोड़ कर लाता और दोनों दोस्त मिलकर पूरा दिन नारियल पानी बेचते। तभी एक दिन उसके दोस्त ने देखा मुनाफा बहुत ज्यादा होने लगा है और वादे के मुताबिक गुरुदत्त को 60% और उसे 40% का मुनाफा हो रहा है। उसके मन में लालच ने घर कर लिया और उसने 100% लेने का सोच लिया। एक दिन, अरे भैया गुरुदत्त, माना कि तुम्हारा शेयर ज्यादा और मेरा कम है, लेकिन ये क्या बात हुई कि सारी मेहनत तुम ही करो? हाँ, अरे कभी कभी मैं भी तुम्हारे पेड़ों से नारियल तोड़कर ला सकता हूँ। अरे कभी कभी क्या, मैं तो कहता हूँ तुम कल ही चलो मेरे साथ। मैं तो तुमसे कहने वाला भी था कि कुछ दिन तुम काम संभाल लो। शायद मुझे 1 महीने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना पड़े। बाबूलाल के लिए ये गोल्डन चांस जैसा हो गया। वो गुरुदत्त के साथ उसके पेड़ों के पास जाता है। सब लोग उसे गुरुदत्त के साथ पूरा दिन घूमते फिरते देखते हैं। शाम होते ही उसका दोस्त गुरुदत्त को मार डालता है और वहीं उसके पेड़ों के बीच में दफना देता है। फिर उसका दोस्त अगले दिन सारे में अफवाह उड़ा देता है कि उसने गुरुदत्त के सारे पेड़ खरीद लिए हैं और अब अकेले ही वो दुकान चलाएगा। और उधर गुरुदत्त धोखे से मरने की वजह से भूत बन जाता है। अगले दिन गुरुदत्त का दोस्त उसके पेड़ों से नारियल तोड़कर ले जाता है और उन्हें बेचने लगता है। गुरुदत्त भूत बनकर उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। क्या बात है भैया, आज अकेले अकेले दुकान चला रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? अरे भैया, उसे ये काम कुछ जच नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने सारे पेड़ मुझे बेच दिए और वो यहाँ से चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। लेकिन काम धंधा तो तुम्हारा काफी अच्छा चल रहा था। हाँ, मैं होता तो कभी भी इस तरह छोड़कर नहीं जाता। वहीं भूत बनकर खड़ा हुआ गुरुदत्त अपने दोस्त की चालाकी देखने के बाद अपने मन में सोचता है, हे भगवान, ये कितना झूठ बोल रहा है। इसने मुझे मार डाला और अब सबके सामने कैसा भोला भाला बन रहा है। मैं इतनी आसानी से अपने पेड़ों को इसे नहीं दे सकता।
इसने दोस्त के साथ विश्वासघात किया है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन गुरुदत्त के दोस्त के जाने से पहले ही गुरुदत्त के सारे पेड़ों के नारियल गायब थे और गुरुदत्त ने रूप बदलकर एक ठेला लिया और उसी की दुकान के सामने नारियल पानी बेचने लगा। जब वो नारियल लेने के लिए बगीचे में गया तो वहां पर किसी भी पेड़ के ऊपर नारियल नहीं थे। हरे हरे नारियल के पेड़ों से नारियल कहाँ गायब हो गए हैं? अब मैं आज क्या बेचूंगा? तभी वो अपनी दुकान पर आता है और सामने एक ठेले वाले को नारियल पानी बेचते हुए देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और उसके पास जाता है। कौन हो तुम और यह नारियल पानी किसकी इजाजत से बेच रहे हो बे? तुम्हें नहीं पता इस गांव में केवल मेरे यहाँ से ही नारियल पानी सब लोग पीने के लिए आते हैं। आज के आज और अभी के अभी दुकान को बंद करो। तब कैसे डरपोक इंसान हो बे? मुकाबला करने के बजाय मुझे यहाँ पर धमकी देने आ गए हो। अम्मा अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो और जो मुकाबले में जीतेगा उसी की दुकान होगी इस गांव में है। उन दोनों को बहस करते हुए देखकर वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग भूत गुरुदत्त की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं किसी मुकाबले से नहीं डरता। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम भी चलाओ दुकान और मैं भी चलाता हूँ और फिर देखना कौन सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। दोनों एक दूसरे के सामने नारियल पानी बेच रहे थे, लेकिन गुरुदत्त की बोली में इतनी मिठास थी कि लोग बरबस ही उसके ठेले के पास चले जाते हैं। नारियल पानी मीठा ताजा नारियल पानी, जो पिए एक बार वो पीने आए बार बार। सेहत बनाओ, कुछ काम नहीं आएगा। अपने शरीर के अलावा नारियल पानी पियो और हेल्दी बनो। भूत गुरुदत्त सबको गा गा कर अपनी तरफ आकर्षित करता है और सभी लोग उसके ताजे नारियल को देखकर उसकी तरफ हो जाते हैं। गुरुदत्त के दोस्त के पास 2 दिन पुराने नारियल पानी रखे हुए थे, जबकि गुरुदत्त के पास ताजे ताजे नारियल पानी थे। कल सुबह जल्दी जाकर पेड़ों से नारियल तोड़ लाऊंगा और कल मैं फिर बिल्कुल ताजे नारियल पानी बेचूंगा। अगले दिन भी गुरुदत्त अपने सारे नारियल तोड़ चुका था। आज उसका दोस्त बाबूलाल जब वहां आता है तो उसका सर चकरा जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर 6 नारियल लगे हुए दिखाई देते हैं और वो खुशी खुशी उस नारियल के पेड़ पर ऊपर चढ़कर उन्हें तोड़ने लगता है। लेकिन तभी गुरुदत्त भूत के रूप में पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। अब उसका दोस्त पेड़ को पकड़कर कभी एक तरफ झुक रहा था तो कभी दूसरी तरफ, लेकिन वो एक भी नारियल उस पेड़ से नहीं तोड़ पाया और धड़ाम से नीचे आकर गिरा। तैयार लगता है शरीर की हड्डी चकनाचूर हो गई। किसने इस पेड़ को इतने जोर से हिलाया? अरे कौन है यहाँ? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। तभी वहाँ पर जोर की आंधी आती है जिसमें गुरुदत्त का दोस्त गोल गोल घूम जाता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। टूटा फूटा पूरा दिन वो अपनी दुकान पर चुपचाप बैठा हुआ था। आज उसकी दुकान पर मक्खियां भिनक रही थीं, जबकि भूत गुरुदत्त की दुकान पर लोगों की भीड़ बनी हुई थी। क्या बात है भैया, 3 दिन हुए हैं तुम्हें इस दुकान लगाते हुए और तुमने सामने वाले दुकान वाले की दुकान बंद करवा दिया। भाई तुम्हारे नारियल पानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है वैसे है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें खुद ही जाकर गिर जाता है। वो कहावत मैंने आज तक सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ भैया। हमें तो कोई लालच नहीं है, ताज़ा नारियल पानी लेकर आते हैं और ईमानदारी से कमाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, ईमानदारी का पैसा फलता फूलता है। दोपहर का समय था, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी। गुरुदत्त का दोस्त अपने गमछे से अपना पसीना पोंछ रहा था कि तभी उसे गुरुदत्त ठेले के पास में आकर खड़ा हुआ नजर आता है। वो कई बार अपनी आंखें मलकर देखता है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डरते डरते वहां उस ठेले के पास जाता है। वहीं रुक जाओ, जो तुम देख रहे हो वो बिल्कुल सच है। मैं ही हूँ गुरुदत्त, धोखेबाज मक्कार। अगर तुझे मुनाफा ज्यादा चाहिए था तो मुझे बोल देता। इस तरह तूने मुझे मारकर क्या हासिल कर लिया?
अब तू पेड़ों से भी गया और दुकानदारी से भी। इतना भारी नुकसान होता हुआ देखकर गुरुदत्त का दोस्त गुरुदत्त के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। हाँ भैया, अरे हमारी मति मारी गई थी। जो मेरे मन में लालच आ गया, और लालच का फल तो बुरा ही होता है। तुम तो देख ही रहे हो, दाने दाने को मोहताज हो गया हूँ। 4 दिन में ही तुम्हारा तो इतना बड़ा परिवार भी नहीं था, लेकिन मेरे घर में तो इतने सारे लोग हैं। अरे मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। कैसे बेशर्म इंसान हो तुम। मेरी हत्या करने के बाद में सब लोगों को बताया कि मैंने तुम्हें पेड़ बेच दिए हैं, और अब तुम मेरे सामने यहां बैठकर गिड़गिड़ा रहे हो। मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन दोस्ती में धोखेबाजी बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तुम कभी भी मेरे पेड़ों से नारियल नहीं ले पाओगे। बाबूलाल तिगड़म लगाने में लग जाता है और एक तांत्रिक से मिलकर भूतिया गुरुदत्त को दुनिया से गायब करने की सोच लेता है। अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जाओ, ये पुड़िया लो और कल उसे ठेले पर जाकर सब नारियल के ऊपर छिड़क देना। अरे जैसे ही लोग उसका नारियल का पानी पियेंगे, बीमार हो जाएंगे, और फिर उसे अपने आप ही वहाँ से भागना पड़ेगा, समझे? अगले दिन गुरुदत्त का दोस्त ऐसा ही करता है। वो गुरुदत्त के पास फिर से माफी मांगने का ढोंग करने के लिए जाता है और उसके नारियल के ऊपर वो पाउडर छिड़क देता है। लेकिन गुरुदत्त की दुकान से जो भी नारियल पानी पी रहा था, उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो रात को उसके नारियल के बगीचे में जाता है और नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो नारियल के पेड़ को हाथ लगाता है, वो राख की तरह ढेर हो जाते हैं। देखते ही देखते गुरुदत्त का सारा बगीचा राख बन चुका था। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे साथ मरने के बाद भी चाल चलोगे और तुम जीत जाओगे? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। जाओ, जिन पेड़ों के लिए तुमने मुझे मार डाला, मैंने उन्हीं को ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया लालच बुरी बला है। मैंने दोस्ती में धोखा किया है, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दो। लेकिन वो इधर उधर देखता है, भूतिया गुरुदत्त कहीं भी नहीं था। उसके पास वो कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन उस दिन के बाद से बाबूलाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागलों की तरह रहने लगा। नारियल पानी वाला, नारियल पानी वाला, अरे भैया नारियल पानी पियोगे? अरे कोई भी मुझसे नारियल पानी नहीं लेता। अब नारियल पानी पियोगे?